रणत् क्षुद्र घंटा निनादाभिरामं चलत्तांडवो दंडवत् पद्मतालम लसत् तुंदिलांगो परिव्यालहारम गणाधीशमीशान सूनुम तमीडे। नव प्रभात की मंगल वेला में आप सभी दर्शकों को शुभ प्रभात, स्वागत एवं अभिनंदन। सुप्रभातम के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। कहते हैं सूर्योदय हमारे जीवन में, मन में, चेतन में आशा की नई किरण लाता है, उमंग लाता है, ऊर्जा लाता है, जिससे हम सभी प्रकाशित होकर, ऊर्जान्वित होकर अपने परिवेश को भी ऊर्जान्वित करते हैं। ऊर्जा के इसी क्रम का संचार करते हुए आपको भी ऊर्जान्वित करने के लिए आइए आरंभ करते हैं आज का यह सुप्रभातम कार्यक्रम। पंचांग, सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा की एक विशेष प्रस्तुति, स्वास्थ्य मंत्र और फिर योग तथा संस्कृत पाठशाला और अंत में एक प्रेरक वृत्त, यही कलेवर है हमारे सुप्रभातम कार्यक्रम का। तो क्रम से चलते हैं अपने प्रभागों के साथ और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र पंचांग प्रभाग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5127, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, बृहस्पतिवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। तो पंचांग के समानांतर अब समय है सुप्रभातम में सुभाषित का। कहा गया है कि अच्छा सुनने और उसे सुनकर समझकर जीवन में व्यवहार के लिए अच्छे वचनों की सबसे पहले और सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और अच्छे वचनों का ही अपर पर्याय या दूसरा नाम है सुभाषित, जिसे सुनकर समझकर हम सदैव स्वयं जीवन में प्रेरित रहते ही हैं और इससे कहीं अधिक दूसरों को भी अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक प्रेरक वचन या भाषित को सुनते हैं सुप्रभातम की दूसरी प्रस्तुति अर्थात सुभाषित के माध्यम से। अव्याहृतं व्याहृताश्रेयाहुः सत्यं वदेद्व्याहृतं तद्वितीयम् प्रियं वदेद्व्याहृतं तत्तृतीयम् धर्म्यं वदेद्व्याहृतं तच्चतुर्थम्। बोलने से न बोलना अर्थात मौन रहना अच्छा कहा गया है। यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बोला जाना चाहिए। इसी तरह सत्य और प्रिय बोलना तथा प्रिय बोलने के साथ साथ धर्म सम्मत या नैतिकता से पूर्ण वचन कहने को श्रेयस्कर कहा गया है। Silence, it is said, is better than speech. If speak you must, then it is better to say the truth. If truth is to be said, it is better to say what is agreeable. And if what is agreeable is to be said, then it is better to say what is consistent with morality. और कार्यक्रम में अब समय भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। कला में जीना ही जीवन की सच्ची कला है। कला सोच को मूर्ति में बदल देती है, जीवन को सुंदर बनाती है। आइए देखते हैं बनारस की शिल्प कला यहाँ की समृद्ध परंपरा और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है, जो कला और तकनीकी कौशल का अद्भुत समन्वय दिखाती है। आइए जान लेते हैं बनारस की हस्तशिल्प कलाओं में से एक गुलाबी मीनाकारी के बारे में हमारे इस विशेष प्रभाग में। बनारस, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, सदियों से शिक्षा, धर्म और कला का अद्वितीय संगम रहा है। काशी, यह प्राचीन नगरी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्वविख्यात है। काशी की पारंपरिक कलाएं सदियों पुरानी धरोहर हैं, जिन्हें यहाँ के कारीगरों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा है। इन्हीं कलाओं में से एक गुलाबी मीनाकारी का विशिष्ट स्थान है। मीनाकारी की शुरुआत भारत में 15वीं सदी में मानी जाती है, लेकिन बनारस में इसका उद्भव 18वीं सदी में हुआ।
गुलाबी मीनाकारी बनारस की सांस्कृतिक पहचान और शिल्प कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। मीनाकारी का कार्य मुख्य रूप से जयपुर राजस्थान में और दिल्ली में होता है, लेकिन बनारस का गुलाबी मीनाकारी गुलाब के कारण ही अपनी प्रसिद्धि ली हुआ है और पिंक कलर के चलते ज्यादा प्रसिद्ध है। बनारस की मीनाकारी वह व्हाइट मेटल के आधार पे दूसरे मेटल पे इम्बोजिंग का काम, एनामेलिंग का काम करते हैं और गुलाबी मीनाकारी में ही सबसे ज्यादा आभूषण और अलग अलग चीजें बनाते हैं। बनारस की तंग गलियों में बसे कारीगरों ने गुलाबी मीनाकारी को अपनाया और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सहेज कर रखा। यह पारंपरिक कला पहले नवाबों के लिए वस्तुओं की सजावट में प्रयोग होती थी। समय के साथ इसका विस्तार हुआ और आभूषण, सजावटी सामान, मूर्तियों और अन्य कलात्मक वस्तुओं में भी गुलाबी मीनाकारी का प्रयोग होने लगा। बनारसी गुलाबी मीनाकारी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह केवल एक पारंपरिक कला नहीं, बल्कि बनारस की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। इस कला में कई प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है, जिनका अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसे लाल रंग जुनून और शक्ति का प्रतीक है, नीला शांति का प्रतीक है और हरा उर्वरता और जीवन का प्रतीक है। इन रंगों का उपयोग विशेष रूप से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में किया जाता है। मीनाकारी में जो रंगों का महत्व होता है वो हमारे ज्योतिष की परंपरा के अनुसार भी होता है। हर ग्रह के लिए एक अलग कलर होते हैं और ये हमारे शादियों में, हमारी बेटियों की शादियों में जो इसका लाल रंग होता है वो खुशी का प्रतीक होता है, शुभ का प्रतीक होता है। लाल और गुलाबी, इसको बेटियों की शादियों में जो ज्वेलरी दिए जाते हैं, जो आभूषण दिए जाते हैं, उनको प्रयोग में लाए जाते हैं। एक भगवान राम का मंदिर है, जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है, उसका रेप्लिका जो है उसमें वो 2 kg सिल्वर में है और 108 दिन में बना हुआ और इसके 108 हिस्से हैं, जो सनातन धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो नंबर। और इसमें भगवान राम जो हैं वो सोने के हैं और इसके शिखर पे हीरे जड़े हुए हैं। बनारस की गुलाबी मीनाकारी कलाकारों ने समय के साथ अपने कौशल को विभिन्न धातुओं पर प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। पहले जहां सोने पर इस कला का प्रयोग होता था, वहीं अब चांदी और तांबे जैसी धातुओं पर भी मीनाकारी की जाती है। विशेष रूप से चांदी पर की गई मीनाकारी की वस्तुओं की विदेशों में अत्यधिक मांग है, जो इस कला को न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाती है। आज भी लगभग 300 कलाकार बनारस की तंग गलियों में इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। ये कलाकार अपने हुनर के माध्यम से न केवल अपनी आजीविका कमा रहे हैं, बल्कि गुलाबी मीनाकारी की इस समृद्ध कला परंपरा को सहेजने और संवर्धित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब है, इसको बोला जाता है, और इसमें जैसे बुनकारी भी है, वैसे ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम दोनों जो विंग हैं वस्त्र मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वस्त्र मंत्रालय के, इन दोनों को जोड़ता है, इन दोनों का फ्यूजन है। और इसमें सोना भी लगा है, इसमें हीरे भी जड़े हुए हैं और इसमें साड़ी भी बनी हुई है, वो चांदी के तार से है। और ये सबसे अभी तक का जो है सबसे कठिन जो जिसको बोला जाता है वो है सृजन। ये इसको बनने का समय 2 साल का। बनारस की कलाएं सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं। यहाँ के कारीगरों ने इन कलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा है, जिससे ये कलाएं आज भी जीवित हैं और अपनी पहचान बनाए हुए हैं। बनारसी साड़ियों की अनूठी चमक, मेटल रिपोज कला की सुंदर नक्काशी और जरदोजी की बारीकियों ने न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी प्रशंसा पाई है। यहाँ की शिल्प कला बनारस की समृद्ध परंपरा और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है, जो कला और तकनीकी कौशल का अद्भुत समन्वय दिखाती है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में बनारस की प्रसिद्ध गुलाबी मीनाकारी विषयक प्रस्तुति के बाद अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं अपने अग्रिम प्रभाग अर्थात स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है। थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त होने पर व्यक्ति को जीवन भर हर तीसरे चौथे सप्ताह रक्तोपचार की आवश्यकता होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस है। थैलेसीमिया के बारे में जानकारी व जागरूकता सभी तक पहुंचाना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। थैलेसीमिया रोग से कैसे बचा जा सकता है, आइए देख लेते हैं हमारी सहयोगिनी
किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। थैलेसीमिया रोग के विषय में जागरूकता के उद्देश्य से हर वर्ष 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में आता है। थैलेसीमिया एक खून का रोग है जो कि पैदाइश से होता है। उसका कारण ये है कि हीमोग्लोबिन में एक तरह का प्रोटीन होता है, उसको बनाने के लिए दिन प्रतिदिन शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में अगर विघ्न पड़ जाए, अगर वो जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ जीन्स जो गवर्न करते हैं उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो ये खून की सारी जो कड़ियाँ हैं वो बराबर रूप से नहीं बनाई जा सकती हैं। तो 4 कड़ी चाहिए तो उसमें से कभी कभी 1 मिसिंग हो जाती है, कभी 2 मिसिंग हो जाती है। थैलेसीमिया में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो 2 कड़ियाँ मिलके इसको जन्म देती हैं थैलेसीमिया की बीमारी को, अगर उसमें से 1 कड़ी माता से आती है, 1 कड़ी पिता से आती है, अगर दोनों में से एक भी ठीक है तो उसमें 1 कड़ी ठीक आएगी और दूसरी जो है दिक्कत वाली आएगी जो माइनर को जन्म देगी। और माइनर से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है हमें थैलेसीमिया माइनर से, बीटा थैलेसीमिया माइनर से। और अगर दोनों कड़ियाँ माता की भी और पिता की भी डिफेक्टिव हैं तो बच्चे के पास जो आएंगी वो दोनों डिफेक्टिव आएंगी और उसको मेजर हो जाएगा और जानलेवा हो सकती है। थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित व्यक्ति में लाल रक्त कण अपनी सामान्य आयु से पहले ही टूट जाते हैं और उसे नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि व्यक्ति में लक्षण न हो तो उसे पता नहीं चलता कि वो थैलेसीमिया कैरियर है जब तक कि उसके बच्चे में ये रोग न आ जाए। सीवियर वालों के लिए इलाज देना जरूरी है और आज की तारीख में जो इलाज है, एक सिंपल इलाज ये है कि उनको हर 3 हफ्ते में आप खून चढ़ाते रहें, क्योंकि वो जो खून आप चढ़ाएंगे वो खून शरीर में 3-4 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहेगा। उसको चढ़ाने से कुछ दिक्कतें आती हैं क्योंकि खून में जब आप चढ़ाते हैं तो खून में लोहा होता है, वो भी जमा होना शुरू हो जाता है। एक कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको कि कुदरत ने आपको थोड़ी मात्रा में शरीर के लिए दिया है, इसलिए उसके लिए दूसरी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे कि उनको हम चिलेटिंग थेरेपी कहते हैं। चिलेटिंग मतलब ये तत्व जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बाहर निकाल दें। जनरली इलाज चलता है खून सब्स्टिट्यूट करने का, नहीं तो फिर ट्रांसप्लांटेशन का, बोन मैरो का। रक्त की जांच से थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया कैरियर का पता लगाया जा सकता है। आज थैलेसीमिया जागरूकता दिवस है और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम एक जागरूकता दें पब्लिक को और नई जनरेशन को, खास तौर से नई जनरेशन को, कि जो कि बड़ी रिसेप्टिव होती है, जिसके द्वारा वो एक ऐसी बड़ी भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। और वो तब पॉसिबल हो सकता है जब आपको जागरूकता हो कि थैलेसीमिया बड़े भयंकर रूप में जब आता है वो तभी मुमकिन है जब लड़का जो शादी कर रहा है, लड़की जो जिससे वो शादी कर रहा है, दोनों में एक छोटी सी ऐसा वेरिएंट है जो कि उनको कोई नहीं दिक्कत करेगा 100 साल की ज़िंदगी में, लेकिन उनके बच्चों को वो मुश्किल ला सकता है। और ये माइनर को बताने के लिए एक तो फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और दूसरा एक बड़ा सिंपल टेस्ट होता है। थोड़ा सा खून लेते हैं और उसमें एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं HbA2 लेवल, जो कि बीटा थैलेसीमिया का मार्कर होता है। आवश्यक है कि शादी से पूर्व या गर्भधारण से पहले ही थैलेसीमिया की जांच करवाई जाए, जिससे बच्चे का थैलेसीमिया रोग से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए DD न्यूज, जल्द ही लौटेंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें।
अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। स्वस्थ रहने का प्रभावशाली प्रकल्प है योग। इससे शरीर में ऊर्जा का संचय व संचार दोनों ही होते हैं। शरीर है तो समस्याएं होना स्वाभाविक ही है। हमारे शरीर के मध्य भाग में भी कई समस्याएं हो जाती हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं जो शरीर के मध्य भाग के लिए लाभकारी हो सकती हैं। आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं सहज कटी मध्य भाव आसन, जिसमें हम लोग हिप्स एंड टोर्सो के लिए अभ्यास करेंगे। ओके, सो पहले देखेंगे कैसे करना है। पैरों में इस तरह से थोड़ा 2 फीट का अंतर कर लेंगे अपने ही फीट से, इस तरह से, और दोनों हाथ पीछे हिप के पास रखेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। कमर से पीछे की तरफ जितना जा सके आराम से, ऊपर की तरफ देखना है, इसलिए सर पीछे की तरफ जाना चाहिए। और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। और एक बार श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। कमर से पीछे झुकना है। आपका वजन हाथों पर, हथेलियों पर हो, हिप्स पर हो, और ऊपर की तरफ देखते रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। अब ये दूसरा प्रकार देखेंगे। दूसरे प्रकार में पैरों में अंतर उतना ही रहेगा, 2 फीट का अपने ही फीट से। दोनों हाथ पीछे थाइस पर या कमर पर रख सकते हैं। अब पहले श्वास भर लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के बराबर सामने झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए, और फिर धीरे से नीचे की तरफ देखेंगे। यहाँ कुछ क्षण रुकने के बाद फिर श्वास भरते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इसे 2 से 3 बार अभ्यास कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब करेंगे कमर का। इस तरह से कमर पे हाथ रख के पहले कमर को दाहिनी तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर वापस सेंटर में आएंगे। अब बाईं तरफ, फिर सेंटर में आएंगे, फिर दाहिनी तरफ, फिर सेंटर में आएंगे और फिर बाईं तरफ। इस तरह से इसे 3 से 4 बार अभ्यास कर सकते हैं हिप के लिए। अब इसी का तीसरा भाग देखेंगे। इस तरह से पैर को सामने से 90 डिग्री पर उठा लेंगे और इसको ऐसे गोल घुमाएंगे। 2, 3, फिर इसे वापस लेके आएंगे। इस तरह से 3 से 4 बार इसका अभ्यास किया जा सकता है। फिर इसी तरह से बाएं पैर से पहले इसे गोल घुमाएंगे 90 डिग्री पर रखते हुए, और फिर इसे धीरे से वापस उल्टी दिशा में। इस तरह से 3 से 4 बार इसका अभ्यास किया जा सकता है। सो आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। आजकल की जिंदगी ही ऐसी है कि हम एक जगह बैठकर कंप्यूटर के सामने काम करते रहते हैं, तो हमारी कमर का भाग हमेशा दबा रहता है। अंदर की पाचन एरिया भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हर आधे घंटे अपनी जगह से उठना, थोड़ा सा चल के आ जाना, ये बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 या 3 बार 15-15 मिनट जरा वॉकिंग करके आ जाना और भी अच्छा रहेगा। हर जगह जरा कमर के लिए ट्विस्ट करना,
और पीछे देखने की आदत भी डालो, ऊपर देखने की आदत डालो। उठना बैठना बार बार, ये भी बहुत फायदा करेगा। कोई चीज़ ज़मीन पे है, बैठ के उठ जाओ, तो इस सब से कमर को आराम मिलेगा। और सबसे ज़्यादा है डांसिंग, मूविंग, एक्टिविटीज़, ये सब भी जिंदगी में लाओ, उससे हेल्दी रहोगे। नमस्कार। तो योग की कक्षा के बाद अब आपको लिए चलते हैं संस्कृत की कक्षा में और जान लेते हैं कुछ संस्कृत के विशेष प्रयोगों को हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला में चर्चा एक ऐसे शब्द की जिसके मूल को या प्रकृति को हम समझ लें या उसे स्मृत रखें तो हम अन्य भाषाओं में तथा कथित रूप से प्रचलित शब्द का उसी अर्थ में ही संस्कृत भाषा में भी अनुकरण के माध्यम से प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरणतः आपने पहले ही जान लिया है कि सत्ता शब्द का हिंदी आदि भाषाओं में जो आज का प्रयोग है वह संस्कृत सम्मत नहीं है। विशेषतः यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे शब्द तो मूलतः संस्कृत के ही हैं, अतः संस्कृत के मूल अर्थ में ही वैसे शब्द किसी अन्य भाषा में भी प्रयुक्त होने चाहिए। इसे ही अधिक तर्कसंगत और न्यायपरक कहा जाएगा। अस्तु, आज पुनः ऐसे ही शब्द की, बल्कि एक ऐसे शब्द की चर्चा कर लेते हैं जिसका प्रयोग संस्कृतगत शाब्दिक व्युत्पत्ति के अतिरिक्त अर्थ में ही हिंदी आदि भाषाओं में धड़ल्ले से हो रहा है, और वह शब्द है सकारात्मक, जिसकी संस्कृत प्रकृति के कारण संस्कृत प्रयोक्ता भी संशयापन्न हो अन्य भाषाओं में व्यवहृत अर्थ को ही आत्मसात करने की दुष्प्रवृत्ति से बाधित हो जाते हैं। देखिए, संस्कृत व्याकरण में एक प्रत्यय है कार, जिसके लिए वार्तिक है वर्णात् कारः, अर्थात वर्ण बोधनार्थ या सम्यक उच्चारणार्थ कार प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात आपको कहना हो अ, तो आप कार प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं और आप कह सकते हैं अकार या अकारः, ऐसे ही क या ककारः। इसके साथ ही आप एक रोचक तथ्य यह भी जान लें कि संस्कृत वाङ्मय में एक प्रकरण परक नाटक प्रसिद्ध है मृच्छकटिकम, जहां एक पात्र आज के ही कई लोगों की भांति स, श, श इन तीनों वर्णों के उच्चारण को केवल और केवल श इसी रूप में उच्चारण किया करता था, अतः उसका नाम भी हमें वहां शकार के रूप में ही प्राप्त होता है। तो इसी वर्णात् कारः को ध्यान में रखते हुए जब हम स कहें तो सकार भी कह सकते हैं। और फिर सकार है आत्मा, जिसकी इस अर्थ में सकारात्मक या सकारात्मकः जैसे शब्द का प्रयोग हम संस्कृत में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हिंदी आदि भाषाओं में व्यवहृत सकारात्मक इस शब्द का समानांतर संस्कृत शब्द क्या है। देखिए, इसके लिए तो धनात्मकः, सम्यक, साधु, सुष्ठु जैसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसे वाक्य प्रयोग के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे हिंदी में वाक्य हो, वैश्विक संदर्भों में भारत सदैव सकारात्मक व्यवहार करता है, तब हम इसे संस्कृत में सकारात्मक शब्द का प्रयोग न करते हुए तथाकथित अच्छे या धनात्मक अर्थ को आत्मसात कर कहेंगे वैश्विक संदर्भेषु भारतम सदैव सम्यक व्यवहारम करोति। ऐसे ही हिंदी में कहें कि इस समय वैश्विक वित्तीय स्थिति सकारात्मक है, तो संस्कृत में इसे कहेंगे एतस्मिन् समये वैश्विकी वित्तीय स्थिति धनात्मिकी अस्ति। और कहा जाए कि संस्कृत और संस्कृति के प्रति रहें सभी सकारात्मक, तो इसे संस्कृत में कहेंगे संस्कृतम संस्कृतिम च प्रति भवन्तु सर्वे धनात्मकाः। तो आप भी रहें सम्यक समीचीन स्थित्यां धनात्मक स्थित्यां वा इति शुभम कामयमानः नौमि सर्वान् संस्कृत प्रियान्। तो सुप्रभातम की इस प्रस्तुति में आज के लिए बस इतना ही।
कल प्रातः पुनः होगी आप सभी से भेंट। तब तक के लिए मुझे व सुप्रभातम के मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। भवेत् तावत् शुभम मंगलम, विजयताच्च भारतीय सेना।